आज हमें पढ़ना है धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। किसी धारावाही सोलिनॉइड यानी परिनालिका बोलते हैं इसको, किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें पढ़ना है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दें कि इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि यदि आपको कुछ जानना है तो पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिए। यदि कुछ जानना हो तो पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर में ये परिनालिका क्या होता है। ठीक है, परिनालिका देखा जाएगा, जिसको बोलते हैं सोलिनॉइड। तो ये क्या होता है कि यह एक हम कहेंगे कि लंबा बेलनाकार कहेंगे, राड जैसा, बहुत बेलनाकार ही होता है, थोड़ा लंबा होता है। और हम कहेंगे कि ये एक हेलिक्स बोल सकते हैं, कुंडली जिसको बोलते हैं, हिंदी में कुंडलनी बोलते हैं, इंग्लिश में हेलिक्स बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक लंबा बेलनाकार कुंडलनी होता है। और क्या होता है कि इसको हम कहेंगे कि कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं या कोई चीनी मिट्टी का परिनलिका ले लें। जैसे ये चीनी मिट्टी का परिनलिका अक्सर चीनी मिट्टी का ही मिलता है। तो एक कोई चीनी मिट्टी का परिनलिका ले लेते हैं। उस पर क्या करते हैं कि हम तांबे के तार को, देखिए ये तांबे का तार है, ये तांबे के तार को क्या करते हैं, बहुत पास एकदम लगभग सटा के, देखिए जैसे लपेटे हैं ऐसे लपेट दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जब इस परिनलिका में, ठीक है, इस सोलिनॉइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहाँ मान लीजिए हम कहें कि यहाँ करंट आई फ्लो हो गई, ठीक है, तो जैसे ही इस तार में करंट फ्लो होगी, तो हम लोग जानते हैं जब किसी तार में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और पूरा हम कहेंगे कि इस परिनलिका के चारों तरफ, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके अंदर भी और बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तब क्या होगा, तो यहाँ से ये चुंबक बन जाएगा। तो चुंबक बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या होंगी, इस दिशा से निकलेंगी यन से। अगर ये यन रहेगा और ये यस है, ठीक है, अगर ये यन हो जाएगा तो ये वाला यस हो जाएगा। तो यन से निकलती हैं और क्या होता है, ऐसे चलते हुए ये यस में प्रवेश करती हैं। ये यहाँ यन से निकली और ऐसे चलते हुए यस में प्रवेश कर दें। बहुत सारी चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। ठीक है, ये इस साइड भी ऐसे निकलेंगी, बहुत सारी रेखाएं यहाँ से यन से निकलेंगी और ये यस में प्रवेश करेंगी। यहाँ भी बहुत सारी रेखाएं होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए जब ये रेखाएं इस तरह से चल रही हैं तो देखिए यदि हम कहें कि इसकी लंबाई, यदि परिनालिका की लंबाई, सोलिनॉइड की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो और इसका डायमीटर कम हो, तो जब डायमीटर कम होगा, डायमीटर मीन्स इसका व्यास, जब ये अत्यंत पतला होगा, जब पतला होगा तो क्या होगा कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये इसमें लगभग एकदम समांतर होंगी, इसके अंदर एकदम समांतर होंगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, यहाँ देखिए, यहाँ ये समांतर नहीं है बल्कि थोड़ा देखिए घूमी सी हैं, लेकिन इसके अंदर जब ये अत्यंत पतला होगा तो लगभग ये एकदम समांतर होंगी। और जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो हम कह सकते हैं कि इसके भीतर, किसके भीतर, परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, क्योंकि ये रेखाएं समान होंगी, एकदम समांतर होंगी। तो हर बिंदु पर ये समांतर चलेंगी तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र एकदम समान मिलेगा। ऐसा तब होगा जब इसका
डायमीटर बहुत कम हो, इसका व्यास कम हो, लंबाई ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे कंडीशंस मिलेंगे। कब? जब इसमें आई धारा बह रही हो। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो इसके लिए अब क्या करते हैं कि अब हमें इस प्रणालिका के भीतर, इस सोलेनॉइड के भीतर हमें इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका यही देखिए, ये जो काला लाइन दिख रहा है यही इसका अक्ष है, यही इसका एक्सिस है, और इसके एक्सिस पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके प्रणालिका के भीतर इसके भीतर के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एल लंबाई का आयताकार लूप बना देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक, यहाँ देखिए, यहाँ से एक लूप बना दे रहे हैं। ऐसे ऐसे देखिए लूप बना दिए। आयताकार लूप बन गया। इसको वर्गाकार न समझिए, बल्कि ये या थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप वर्गाकार न समझ लें। चलिए इसको खूब बड़ा कर दे रहे हैं। अब तो आपको ये दिखेगा। लाल पेन से बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये लाल पेन वाला रहेगा, सही मान्य होगा। आइए लाल पेन से बना देते हैं। ये देखिए, ये जो है लाल पेन वाला, ये जो लाल पेन से बनाए हैं, ये एक, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक आयताकार लूप लिया है। इसको नो कंसीडर कीजिए, ये भूल जाइए, ये नहीं कोई भी रेखा है। ये वाला एक लूप बन गया और इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? चलिए इस बिंदु को दे दीजिए, यह लंबाई है। यहाँ पर लंबाई को चलिए यहाँ दिखा देते हैं। ये जो है ये लंबाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये लंबाई है, यह लंबाई हो गया। तो ये यहाँ से इस बिंदु को नाम दे दे रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु P है, तो इसको क्या नाम देंगे? इसको Q नाम दे दीजिए, PQ। इसको नाम दे दीजिए R और इसका S। ठीक है, तो इस तरह से PQRS नाम दे दीजिए। तो देखिए, जब हमें इसके भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहीं पर कोई बिंदु होगा, यहाँ पर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए इसके भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा, लेकिन जब बाहर दूर चले जाएंगे, जैसे यहाँ काफ़ी दूर आ गए हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कारण क्या है कि बहुत दूरी बढ़ने पर हम लोग जानते हैं कि ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, देखिए इस कुंडली से दूर चले आए हैं, तो यहाँ फील्ड को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी ध्यान रहें कि इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा, लेकिन इसके बाहर कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। ये बातें ध्यान रहे। तो आइए अब हम इन बातों को पहले लिख देते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर सीधे सीधे ये जो हमको मिल गया, एक आयताकार लूप मिल गया PQRSP। देखिए एक आयत बन गया ना, जिसकी यहाँ पर देखिए, यहाँ ये लंबाई कितना है, L है, चौड़ाई की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक आयताकार लूप मिल गया है और इसको हमें लूप मिल गया, तो अब हम एक क्लोज पाथ की तरह से मान सकते हैं और एम्पियर लॉ लगा सकते हैं। लेकिन उसके पहले इन बातों को लिख देते हैं पहले। आइए देखिए, लिख दिए। क्या लिख दिए? माना लपेटे गए तार में आई धारा, ये जो तार लपेटा गया है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान है। इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समान है, और बाहर कुछ दूरी पर, जैसा कि यहाँ दिखा दिए हैं, यहाँ पर कुछ दूरी पर आने पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। ठीक है, अब क्या करते हैं? परिनलिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक, अभी देखिए जो यहाँ L लंबाई का एक हमने आयताकार लूप ले लिया है, जिसका नाम देखिए PQRS रख दिए हैं। अब यहाँ पर इस आयताकार लूप PQRS में हम एम्पियर का नियम लगाते हैं। अच्छा, एम्पियर का नियम क्या है तो याद करिए। तो एम्पियर का नियम क्या हो जाएगा? तो एम्पियर का नियम हो जाएगा इस तरह से,
हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू डीएल, ये ऐसे क्लोज कर्व के लिए है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया जो कि डिनोट कर रहा है क्लोज कर्व। दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है म्यू जीरो इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब पूरे लूप डीएल है, इस पूरे लूप को विस्तार किया जाए, तो विस्तार किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ बड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं क्लोज लूप वेक्टर बी इंटू डीएल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहले देखिए कहाँ से जा रहा है, तो पहला देखिए P से Q, तो पहला इंटीग्रेशन पहला पार्ट लिख दीजिए यहाँ से P टू Q, P से Q हो जाएगा और क्या हो जाएगा B वेक्टर B इंटू DL प्लस ये संपूर्ण जितने भी करंट हैं सबका योग लिखा जाता है ना। तो चलिए B इंटू DL हो गया, फिर अगला यहाँ से देखिए दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा Q इंटू R हो जाए, Q से R हो जाए, इंटू नहीं बल्कि Q से R, जैसे P से Q, Q से R। तो चलिए अब लिख देते हैं Q से R, ये भी हो जाएगा वेक्टर B इंटू DL। इसी तरह से इस तरह से अब क्या हो जाएगा R से S, तो यहाँ लिख देंगे R से S, ये वेक्टर B इंटू DL प्लस क्या हो जाएगा फिर S से ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा वेक्टर D इंटू DL और ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू जीरो आई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। आगे देखिए ये आगे क्या करते हैं, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए इसमें देखिए ये जो है P से Q तो ठीक है, ये देखिए Q से R, ये वाला देखिए Q से R ये लंबवत हैं, इसमें जो B और L एक दूसरे के इसमें क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए ये वाली जो साइड है P एंड S वाला, ठीक है, तो ये दोनों साइड जो हैं 90 डिग्री बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये R Q से R, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो B DL cos थीटा और थीटा का मान 90, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें S से P वाले में B इंटू DL cos थीटा इसमें भी आएगा, तो क्या हो जाएगा थीटा का मान यहाँ पर भी 90 होगा जो कि जीरो हो जाएगा। तो आइए उनको लिखते हैं। देखिए चूँकि QR व SP पर वेक्टर B व वेक्टर DL की दिशाएं परस्पर लंबवत हैं, तो अभी जो दिखाए हैं यहाँ एक बार फिर दिखा देते हैं, अच्छी तरह से समझते रहिए। ये देखिए QR पर B और L, ये देखिए दोनों लंबवत हो गए, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री S और P पर। तो यहाँ पर जब ये लंबवत हैं तो क्या होगा, तो देखिए आगे, अतः वेक्टर B इंटू ये DL, वेक्टर B इंटू वेक्टर DL, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा B DL cos थीटा, और जब लंबवत है तो क्या होगा, यहाँ से कहेंगे कि ये हो जाएगा B DL cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं cos 90 का जीरो, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होगा इंटीग्रेशन ओवर Q से R
वेक्टर बी इंटू डी एल, और एक और पार्ट है इंटीग्रेशन यस से पी वेक्टर बी इंटू डी एल। ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे। इसमें कौन कौन, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अभी देखते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और देखिए एक और बच रहा है, ये जो है आर से एस, ये वाला देखिए आर से एस वाला, ठीक है। ये आर से एस ये काफ़ी दूरी पर है, ये दूरी पर है, तो ये वाला देखिए, ये वाला टर्म आर और एस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आर और एस जो इस कुंडली से काफ़ी दूर हैं, तो जब कुंडली से काफ़ी दूर हैं तो बी का मान शून्य होगा। तो जब बी का मान शून्य होगा तो देखिए, जब बी का मान शून्य होगा तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी लिख दे रहे हैं, तो ये चीज़ लिख दे रहे हैं, ये बात भी तो लिख देंगे। चूँकि भुजा आर एस कुंडली से बाहर स्थित है, जहाँ b बराबर जीरो होगा, अतः हम कह सकते हैं b बराबर जीरो, या ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन आर टू एस वेक्टर b इंटू डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जब b की वैल्यू जीरो तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बचेगा क्या, एक ही टर्म बच रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये b इंटू डी एल बराबर कितना बचा, लास्ट में बचा, क्या बचा है लास्ट में, तो ये बचा p से q वेक्टर b इंटू डी एल, और ये इक्वल टू बच गया कितना, म्यू जीरो आई बच गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से इस तरह से इसको, इसमें देखिए एक चीज़ और है कि इसमें P से Q वाले में देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी थीटा की स्थिति देख लिया जाए तो देखिए यहाँ से P से Q वाले में, तो यहाँ पर क्या है कि जिधर B की दिशा है उधर ही ये लंबाई L भी वही तो है, उसी दिशा में लंबाई, यानी B और ये जो B और L दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो क्या होगा, इनके बीच का कोण शून्य होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये भी कि जब ये पैरेलल हैं तो इनके बीच का कोण शून्य होगा। तो इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए कि ये हो जाएगा B और DL कास जीरो, क्योंकि पैरेलल हैं, ठीक है। कहाँ पर पैरेलल हैं, P से Q पे। यहाँ पर धीरे से लिख देंगे छोटा सा कि चूँकि भुजा कितना PQ पर B व वेक्टर B व DL समांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समांतर हैं, इसलिए ये हो गया। तो यह थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखना नहीं भूलिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब और आगे बढ़िए, तो देखिए अब क्या बच रहा है, तो बच रहा है ये चीज़ें। अब इसको B तो इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर B कांस्टेंट है, क्योंकि अंदर हमने बताया था कांस्टेंट है। इसको बाहर कर लीजिए और इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करिए, किसको, DL को, ठीक है। और DL को जब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, P से लेके Q तक इंटीग्रेट करिए उसको। जब P से लेके Q तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा क्या,
तो बचेगा तो वही तो टोटल लंबाई हो जाएगी, P से Q तक यल ही तो है, इक्वल टू यहाँ से सीधे लिख सकते हैं ये B हो जाएगा इंटू ये यल हो जाएगा, टोटल लंबाई यल ही है, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू हो जाएगा μ0 I, ठीक है। अब ये μ0 I आ गया। अब यहाँ से इस प्रकार से एक चीज़ और लिख दें कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ठीक है, ये आगे लिख देते हैं, चलिए वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो जब फेरों की संख्या n होगी तो क्या होगा, इधर n से गुणा हो जाएगा, तो हम कहेंगे B और यल ना, B और यल यहाँ लिख देते हैं, B और यल इक्वल टू हो जाएगा μ0। ये गाड़ियों का आवाज़ जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये काट देते हैं यहाँ गलती से। ये देखिए क्या हो जाएगा, BL इक्वल टू μ0 कैपिटल N इंटू I, ठीक है। यहाँ से और B की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा B की वैल्यू ये हो जाएगा μ0 N I अपान यल आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर ये आया। अब देखिए, यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू ये μ0 और n बाई यल को क्या लिख सकते हैं, n बाई यल को हम स्मॉल n लिख सकते हैं, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो μ0 n इंटू I ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसे भी पूछे तो ये चीज़ दिखा दीजिए, नहीं तो यही आपका मेन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसमें कहीं इसकी त्रिज्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।